कर लिए थे सेक्शन बी के, और नहीं, हम तो 22 पे चले गए थे, सॉरी, हम 2022 के मार्च पे आपके पेपर में चले गए थे। तो मैं पहले जल्दी से निकाल दूं ताकि हम जल्दी से उसको करें। राइट, 2022 का पेपर मैंने आपके कहीं साइट पे किया था। ये स्पेसिमेन पेपर 1, अच्छा ये तो गलत लिस्ट है, A2, ये स्पेसिमेन पेपर 2022 हमने काफ़ी हद तक कर लिया था। उसी को अच्छी तरह देखते हैं। स्पेसिमेन पेपर 4 मार्क स्कीम, इसको खोलते हैं, और कुछ बच्चे चाह रहे थे कि हम उसको डिटेल में करें इंडिफरेंस कर्व वाले को, तो उसको ज़रा अच्छी तरह कर लेते हैं। राइट, सो ये इसकी मार्क स्कीम आ गई, और ये आपका पेपर 4 कहीं पड़ा होगा। यस, दिस इज इट। जी बच्चे, ये आपका पेपर 4 है। तो लेट्स जस्ट क्विकली गो टू दी सेक्शन बी एंड सी। बी का हमने, ये तो मुझे लगता है स्पेसिमेन पेपर मैंने फिर खोल ली। यस, हमने करना था 22, आई एम सो सॉरी, 22 का पेपर। यस, समवेयर शुड बी समवेयर, मैंने कहीं सेव किया होगा। 22 B4 22, ये आ गया जी। जी बच्चों, ये आ गया हमारा पेपर, और इसकी मैं जल्दी से मार्क स्कीम खोलता हूँ, और विल मूव टू सॉल्विंग इट देन। यस, हियर वी आर। ओके जी, चले बेटे, ये आपका पेपर है। एक क्वेश्चन जो इरास मुझे कह रही थी कि डिटेल में करवाएं, लेट्स लुक एट इट अगेन, और मुझे बताइए कि यू नीड हेल्प इन दिस, तो हम अभी इसको डिटेल में ज़रा देख लेते हैं। जी बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखो इस टाइम पे बच्चे आते हैं, फिर क्लास मेरी स्लो हो जाती है, वरना शामी। तो अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट इकोनॉमिक्स मींस बाय डायनामिक एफिशिएंसी। ठीक है, एंड कंसिडर विच टाइप ऑफ, ये तो हम कर चुके थे, सॉरी, ट्रैफिक कंजेशन वाला भी। 3A, एक्सप्लेन व्हाट इकोनॉमिक्स मीन बाय इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट लाइन, एंड इवैल्यूएट वेदर दे माइट बी यूज्ड टुगेदर टू सपोर्ट रैशनल कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। इसमें इरास आपको लगता था कि हमें मजीद डिटेल करनी चाहिए? ओके जी, लेट्स डू इट। पहले जल्दी से इसकी मार्क्स स्कीम देख लेते हैं, बड़ी डिटेल्ड है, तो दैट शुड रियली हेल्प देयर। या इंडिफरेंस कर्व को पहले हम शुरू करें जी। Describes all combinations of two goods which when consumed will give an equal level of consumer satisfaction. हम इसकी definition करते हैं which gives equal, what's it called, total utility. All points give him the same total utility, hence he is indifferent. तो बात वही है। समझ आ गया जी? इंडिफरेंस कर्व को आपने डिफाइन किया सबसे पहले, उसके बाद this is why consumers are indifferent regarding which point on the curve they might attain. Typical indifference curve will be convex to origin, उसकी वो अब उस पे आ रहा है, क्या उसको बोलते हैं, प्रॉपर्टीज पे, या will be convex to origin and downward sloping from left to right। इसने एक्सप्लेन नहीं किया, हम एक्सप्लेन कर देंगे। डाउनवर्ड स्लोप क्यों है? ड्यू टू डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, एंड व्हाट्स इट कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं, बेंडिंग इज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक चीज को जब ज्यादा खरीदते हो तो उसकी वैल्यू एमयू आपके माइंड में कम हो जाती है, यू आर विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ द अदर गुड। ठीक हो गया? अब जी, बजट लाइंस क्या हैं जी? दे एस्टैब्लिश्ड ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड गिवन द प्राइस ऑफ ईच गुड सब्जेक्ट टू एन इनकम कंस्ट्रेंट। वर्ड्स डिफरेंट है, डेफिनेशन वही है। shows all possible combinations of two goods a consumer can buy in his limited income and given prices. This will be straight line downward sloping from left to left, right? बहुत अच्छा लगे कि आप लोग इंडिफरेंस कर्व भी ड्रॉ कर दो, और बजट लाइन भी, और ये प्रॉपर्टीज को उसके हिसाब से समझा दो। साथ लिख देना, बजट लाइन की जो स्लोप है इट्स प्राइस ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ एक्स, एंड इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो है एम यू ऑफ वाई ओवर एम यू ऑफ एक्स। किसी बच्चे को अभी तक कोई कंफ्यूजन? अब हमने बजट लाइन को, किसको? अच्छा, मैंने बोला आप लिखेंगे, बना दें
इंडिफरेंस कर्व, फिर उस पर दो कॉम्बिनेशन तीन दे के बताएं कैसे बैकवर्ड बेंड आ रहा है। जब भी वो ज़्यादा एक्स खरीदता है वाई को कम से कम 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 छोड़ रहा होगा, उसकी शेप इसलिए इस तरह की है। फिर बताइएगा कि इसकी स्लोप जो है एम यू ऑफ वाई ओवर एम यू ऑफ गुड एक्स है। बजट लाइन को बताइएगा स्ट्रेट लाइन है, और उसकी डेफिनेशन देने के बाद इसकी स्लोप प्राइस ऑफ वाई ओवर प्राइस ऑफ गुड एक्स है। समझ आ गया? अब जी कंज्यूमर विल बी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्या क्या रैशनल कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग को ये सपोर्ट करते हैं बजट लाइंस एंड इंडिफरेंस कर्व? ठीक है, इवेल्युएट करें इस बात को। कंज्यूमर विल बी कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन consumer satisfaction is maximum consumer satisfaction is attained. This is when consumer is able to reach a point on the furthest indifference curve from the origin while spending all their available income. Simply एक budget line लगाएं on a diagram. It is where consumer budget line is at a tangent with indifference curve. यहाँ पे जो combination वो good x and y का ले रहा है वहां पे उसकी utility maximize हो रही है। ठीक है, अब बेटे it is important to note that at this point can only be attained by rational consumer decision making. Link करें, this assumes consumers always want to maximize satisfaction. Consumer can measure the total satisfaction obtained from consuming a combination of goods. कोई external influences advertisement वगैरह उसके rational decision को irrational में convert नहीं करता। तो ये आपका बेसिक उसने लिंक दे दिया। फॉर अ रिस्पॉन्स विच यूजेस इंडिफरेंस एनालिसिस टू डिफरेंशिएट बिटवीन, है ये तो शायद अगला क्वेश्चन आ गया। यस, अगला क्वेश्चन आ गया, इसी का मैं वापस आ रहा हूँ। ये जी, फॉर अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन बजट लाइन, दिस माइट बी सपोर्टेड बाय द यूज ऑफ क्लियरली लेबल्ड एंड एक्यूरेट डायग्राम्स। वही इक्विलिब्रियम वाला और अकेला बजट लाइन का और अकेला इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम। Rational consumer decision making can then be explained either verbally or by a combination of description plus diagrams. Evaluative comments should be provided and discussed. इराज समझ आ गया बेटे? सिंपली आपने ऑर्डिनल अप्रोच की assumption से स्टार्ट करना है, दोनों इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करके प्रॉपर्टीज दे के ड्रॉ करके बजट लाइन को डिफाइन करके उसकी स्लोप को एक्सप्लेन करके ड्रॉ करके फिर इकट्ठा करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिखाएं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसका कहाँ हो रहा है, जहां बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट हो रही है। और ये मुमकिन कैसे हुआ? कंज्यूमर ने रैशनल डिसीजन की थी, ही वाज एबल टू कैलकुलेट ऑल पॉइंट्स ऑफ सेम यूटिलिटी ऑन इंडिफरेंस कर्व और अपने बजट से उसको मैच करके उसने बेहतरीन कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया। लेकिन कंज्यूमर जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से डिस्टर्ब हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट से, आपकी इम्पल्स बाइंग से, उसकी जो रैशनैलिटी है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसके पास फुल नॉलेज नहीं होती, तो शायद थ्योरी उतनी सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती रियल लाइफ सिचुएशंस को। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? नहीं, बजट लाइन शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका बी पार्ट वो उस पे है। अगर आप वापस क्वेश्चन पे जाएं, बी पार्ट क्लियरली इज अबाउट यूज इंडिफरेंस थ्योरी टू एनालाइज द व्यू दैट द demand for an inferior good is likely to be more price inelastic than the demand for a normal good. समझ आ गया? तो इसलिए हमें ये पार्ट उसकी जरूरत नहीं है। देखो, आपको जो 20 मार्क का है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से बी पार्ट में साफ साफ उसने डिमांड कर्व निकालने की बात की हुई है, तो आपको ए पार्ट में करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो सेंस बनेगी। गॉट इट महिरा? Will be kind of out of the bounds of the question. जी, any question on part A, 3 part A? पार्ट बी को मैं थोड़ा सा अच्छी तरह दोबारा करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस पे इस तरह का क्वेश्चन मुझे लगता है आपको इंशाल्लाह इस बार आने का चांस है। तो बताएं जी, पार्ट बी करने से पहले कोई क्वेश्चन ए के बारे में? ओके ओके ओके, लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन, और इसको ज़रा थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको 20 मार्क के एंगल से सॉल्व कर लेते हैं। राइट जी, ऑल्दो जब दो हिस्से थे उस वक्त हमें डेफिनेशन वगैरह की जरूरत अब नहीं थी, लेकिन बिकॉज ये हम एक हिस्सा इसका बना रहे हैं तो इसको हम पूरी डेफिनेशन सारा कुछ करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब जरा क्वेश्चन को आराम आराम से च्यू करके समझ के इसको ड्रॉ करते हैं, सारे ग्राफ सब कुछ। आई थिंक कोई बच्चा आ रहा है, नो, आज बच्चे काफ़ी कम है। चले, लेट्स सी, use indifference theory to analyze
The view that demand for an inferior good is likely to be more price inelastic than the demand for a normal good. मुझे बताइए, अक्सर को आपको ये समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही सर से गुजरा है कि क्वेश्चन है क्या? ओके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने पार्ट ए को इग्नोर करना है, ये 20 मार्क का समझ रहे हैं हम। सबसे पहले इनडिफरेंस थ्योरी यानी ऑर्डिनल अप्रोच को स्टार्ट करते हैं। अजम्पशन से स्टार्ट कर देते हैं। कंज्यूमर इज केपेबल ऑफ कंपेयरिंग गुड्स एंड फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ हिज इंडिफरेंस। ठीक है। उसके अलावा जी, कर दो, कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट जी, कंज्यूमर already has some preference in mind before shopping, and he knows different level of satisfaction exists from different goods but does not know exactly how much, hence there is a possibility of transitivity. आखिरी वाली इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर इज रैशनल, means is aware of his income, prices of goods, quality, and has perfect information, therefore always prefers more over less. अब जी हम बात करेंगे कि दो टेक्निक्स चलती हैं हमारी इसके अंदर कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में, इंडिफरेंस कर्व्स एंड बजट लाइन। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो बच्चे बार बार बोलते हैं, कोई नया बच्चा बताए। आदिल, शहजाद, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व्स, जल्दी से मेरा बेटा। Perfect. It is a curve that shows all possible combinations of two goods which give consumer the same total utility, hence he is indifferent on all those points. इसकी स्लोप क्या थी बच्चों? Yes. Define and draw इंडिफरेंस कर्व। 20 मार्क का क्वेश्चन है, डोंट लीव एनीथिंग। डिफाइन भी करो, ड्रॉ भी करो, और बता दो कि इसकी स्लोप इज mu of y over good mu of good x। ये इसकी स्लोप है। फिर गिव टू प्रॉपर्टीज, आप तीन दे दीजिएगा। ठीक है, मैं इसलिए एटलीस्ट सात लिख रहा हूं जी। पहली प्रॉपर्टी, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? एनीवन? Yes, it is downward sloping due to a degree of substitution between two goods. दोनों गुड्स में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए वो एक को छोड़ के दूसरे ले सकता है। इट्स बैकवर्ड बेंडिंग या कॉन्वेक्स टू रीजन, ये क्यों है? मुनीब आप खामोश रहिएगा। मुनीब आप खामोश रहिएगा। कोई और? Yes, due to diminishing marginal rate of substitution means whenever he buys more of one good, say good X, he's willing to give up less and less of good Y because of law of diminishing marginal utility. Change in Y over change in X इसका फॉर्मूला है। फिर लिख दीजिएगा जी, further the indifference curve is from the origin, higher is the total utility। यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। ड्रॉ भी कर दिया आपने। सॉरी, सॉरी, देखो वो तो आप लिखते जाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने जो रिक्वायरमेंट आपको बेसिक वाली जरूरी है वो करवा दी। ठीक है। उसके बाद बेटे सेम काम करना है, डिफाइन एंड ड्रॉ। इस चीज को बताएं, दूसरी टेक्निक कौन सी है? लाइन। और इसका भी ड्रॉ करने के बाद, डिफाइन करने के बाद स्लोप बताएं जी, प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड एक्स, ये इसकी स्लोप है। डेफिनेशन दे मुझे अच्छी सी, लेट्स से मरियम सफ्तर, गिव मी द डेफिनेशन ऑफ बजट लाइन। इनका शायद माइक का इशू है। महिरा आप दे दो बेटे। Perfect. Budget line shows all combinations of two goods which a consumer can buy in his fixed income and given prices of goods. Its slope is price of y over price of x. It's straight and downward sloping ग्राफ बना दें। अब बेटे आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? बेसिक इक्विलिब्रियम, यानी इंडिफरेंस कर्व लगाएं, बजट लाइन लगाएं, और बेसिक वाला इक्विलिब्रियम ड्रॉ कर दें। अब मैं जल्दी से आपको ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। सिंपलेस्ट, आपने y एक्सिस पे गुड y लिख दी, पूरा लिखिएगा, मैं टाइम बचा रहा हूँ, और x एक्सिस पे गुड x। स्ट्रेट लाइन लगाएं, उसका नाम लगा दें ए बी, और साथ में एक इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट करके
IC0 नाम दे, इक्विलिब्रियम, इतनी हम y खरीद रहे थे और इतनी x। ये हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी वाला पॉइंट है। रैशनल कंज्यूमर ने कैलकुलेशन करके अपना बेहतरीन इक्विलिब्रियम ढूंढ लिया। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे मेरे बच्चों? नाउ कीप इट इन योर माइंड कि शायद हम नॉलेज के 4 से 5 मार्क्स ले चुके हैं। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या इंफीरियर गुड का डिमांड कर्व इनइलास्टिक होगा कंपेयर टू अ नॉर्मल गुड? तो हम कहाँ जाएंगे अब जी? नॉर्मल गुड्स पे। नॉर्मल गुड्स को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? कौन बच्चा मुझे बताएगा? It has a positive relationship with consumers' income. When consumers' incomes rise, we buy them more and vice versa because they are considered good quality items. ठीक है? Right जी? हाँ, बिल्कुल सही है. It includes all the luxuries and necessities even, right? So a normal good, when price changes, उसका price effect आएगा. तो उसके बदले में, सॉरी, बिल्कुल करना है डिफाइन, फिर इसके दो हिस्से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिफाइन, इनकम इफेक्ट, डिफाइन। सबको डेफिनेशंस आती हैं, एक बार फिर कर लेते हैं त्यातन जी। व्हाट इज प्राइस इफेक्ट? लेट्स से कोई वो नहीं बोलेगा नहीं, मैं जरा बच्चे देख लूं और उनसे पूछता हूँ, किसी और से पूछता हूँ मैं, ठहरे। हुसैन कासिम, डिफाइन प्राइस इफेक्ट। Very good. Change in consumption due to change in price of the product. Ceteris paribus. Income of as का substitution effect. Who will explain substitution effect? राफे अहमद, आप ट्राई करें। यामीन, आप ट्राई करें। Substitution effect is consumer always prefers the relatively cheaper good over the relatively expensive good. Simple बेटे, राइट। उसके बाद इनकम इफेक्ट की डेफिनेशन अक्सर गलत होती है, इसको बता दें इरास। मैंने इसलिए इनका नाम लिया था, शी ऑलवेज डिफाइंस इट परफेक्टली। इट्स चेंज इन कंजम्पशन, मनी इनकम चेंज नहीं हुई, ड्यू टू चेंज इन रियल इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज। सबको समझ आ गया? ओके ग्रेट जी। अब जी इसका कंबाइंड इफेक्ट है प्राइस इफेक्ट। तो हम कह देते हैं जी कि ऑल इफेक्ट्स फॉर नॉर्मल गुड्स विल बी फॉर प्राइस फॉल। क्या होंगे सबके इफेक्ट नॉर्मल गुड के? सारे पॉजिटिव होंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स चीपर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी पॉजिटिव बिकॉज रियल इनकम इंक्रीजेस एंड इट हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम, इनकम इफेक्ट विल बी पॉजिटिव, और आखिरी मिल मिला के प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव। ताकि आपको ग्राफ गलत भी है ना, सीधा कर दो इसको, ग्राफ को गलत भी है तो कम से कम आपको थ्योरी के पूरे मार्क्स मिल जाए। थ्योरेटिकली इसको करेक्ट करना इज एज इंपॉर्टेंट एज ग्राफिकली। गुड वाई, गुड एक्स, मैं टाइम बचाने के लिए गुड नहीं लिख रहा। अब हम नई टेक्निक पे ड्रॉ करते हैं इसको। सबसे पहले बजट लाइन लगा दें जी, ए बी। अब इसका आउटवर्ड शिफ्ट कर दें बिकॉज ऑफ इंक्रीज फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है। अब जी हमने शैडो बजट लाइन लगानी है। चले प्राइस राइज का कर लेते हैं, परफेक्ट। मैं सिर्फ एक लेबल चेंज करूंगा, प्राइस राइज का बन जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए, अब इसको मैंने नाम दे दिया, पहली वाली को ए बी और दूसरी वाली को ए सी। इनवर्ट शिफ्ट कर दिया, समझ आ गया? अब मैंने पिवटल बेटे, प्राइस एक गुड की बढ़ी है ना, एक्स की प्राइस अकॉर्डिंग टू हैदर, हम प्राइस राइज का कर रहे हैं तो एक्स प्राइस बढ़ा दी हमने। ठीक है, ओके जी। अब हमारी रियल इनकम ए सी पे आ गई, कम होगी, इसको वापस बढ़ाना है। मेक श्योर यू शिफ्ट इट पैरेलल इक्वल, बराबर शिफ्ट करने की कोशिश करें। डी एफ उसको नाम दे दें। अब बेटे हमने पहला जब इंडिफरेंस कर्व लगाया, ऑटोमेटिकली देखिएगा ऊपर एक टेंजेंसी आ जाएगी और नीचे भी IC0।
ये जहाँ पे वो रेड बजट लाइन से टेंजेंट हो रही है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है। तो एक्स जीरो कर दें जी, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, और एक्स एस जहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ रहा है बजट लाइन शेडो के साथ टेंजेंसी का, तो ये हमारा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया। अब क्योंकि नॉर्मल गुड है, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव, तो मैं मजीद नई बजट लाइन पे अंदर बना दूंगा नया इंडिफरेंस कर्व, आई सी वन, इक्विलिब्रियम वन, एक्स वाई, ये मेरा नेगेटिव इनकम इफेक्ट, बीच में लिख रहा हूँ जगह नहीं मेरे पास, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और मिल मिला के सारा प्राइस इफेक्ट। किसी को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो ग्राफ में? इस नई टेक्निक से ग्राफ गलत नहीं बनेगा इंशाल्लाह। जी एनी क्वेश्चंस हियर? करना होगा बेटे, क्योंकि उसने साफ साफ पूछा है कि डिमांड कर्व क्या इनइलास्टिक होगा इंफीरियर का, जो कि होगा। हमें डिमांड कर्व दिखा के ही पता लगेगा ना ये बात। इसमें तो क्वेश्चन में साफ साफ उसने डिमांड कर्व का बोला है आपको। ठीक हो गया रास? अब जी हम इसका डिमांड कर्व निकाल रहे हैं। ई जीरो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम को मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया जब मेरी प्राइस ज्यादा थी, ए पॉइंट पर रुक गया। ई वन मेरा नया इक्विलिब्रियम है जबकि मेरी प्राइस, ओ सॉरी मैंने तो प्राइस राइज करवाई है ना, तो नीचे तक जाता हूँ। ए पॉइंट जब मेरी प्राइस ज्यादा थी, कम थी, और जब प्राइस ज्यादा हुई तो हम बी पॉइंट पे आ गए। ई वन और ई जीरो से निकालना है, ई एस जो है इमेजिनरी है। तो देखो इलास्टिक सा डिमांड कर्व बन गया, तो हमने थ्योरी का सही आंसर दे दिया कि नॉर्मल गुड्स का प्राइस चेंज के ऊपर इलास्टिक रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अब हम इंफीरियर का सेम काम करके इनइलास्टिक बनाएंगे। समझ आ गई मेरे बच्चों, या कोई कंफ्यूजन इस ग्राफ में, एक्सप्लेनेशन में? कर लेते हो ना इसको एक्सप्लेन खुद ही? ओके, आई होप सो। लेट्स मूव ऑन। अब हम नीचे इसका इंफीरियर गुड्स की वैसे ही थ्योरी करते हैं। अब मुझे बताएं इसकी होती क्या इंफीरियर गुड्स को डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें। They have a negative relationship with consumers' incomes because they are low quality, inferior goods. Hence, when incomes rise, consumers switch away from them. For example, second-hand clothing, street food stalls, matchboxes instead of lighter, ठीक है जी, LCDs instead of LEDs, कुछ भी लिख दें। ये हो गया। अलबत्ता गिफिन में ये ना लिखिएगा, कई बच्चों ने एग्जाम में गिफिन में सेकंड स्ट्रीट फूड स्टॉल्स लिखे थे, वो गलत था। सेकंड हैंड क्लोथिंग गिफिन नहीं है, वो तो स्टेपल फूड है। इसके इफेक्ट्स बताएं जी। अगर हमारी प्राइस राइज हुई है प्रोडक्ट्स की जो कि इंफीरियर है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव। इनकम इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। हम ज्यादा खरीदेंगे, रियल इनकम हमारी गिर गई थी, ज्यादा खरीदेंगे, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल भी, बताइएगा उसको लिखना, इनकम इफेक्ट से बड़ा होता है, इसलिए प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव रहेगा। और इसको एक्सप्लेन कीजिएगा अपने वर्ड्स में। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी नेगेटिव like all goods. Income effect though will be positive because as real income has fallen as a result of rise in price, consumer will buy more inferior goods. However, they are inferior, not extremely inferior. Therefore, substitution effect will outweigh income effect and overall price effect will be negative. Let's refer to the figure below. तो again हम एक फिगर बना के, इस बार मैं नीचे डिमांड कर्व की जगह भी छोड़ रहा हूँ। बच्चों अगर आपसे गलती से बन गया नीचे डिमांड कर्व की जगह नहीं है, प्लीज उसको बकायदा बताओ कि मैं अगले पेज पे एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, और आधा नीचे कर दो और आधा अगले पेज पे, लेकिन कोशिश करो कि पूरा पेज इसके लिए दो अपना। गुड वाई गुड एक्स, पहली बजट लाइन हमने लगाई, ए बी का नाम दिया। अब हम नए तरीके से कर रहे हैं, पिवटल इनवर्ट शिफ्ट कर दी प्राइस जब एक्स की बढ़ी, और शेडो बजट लाइन लगाई, बराबर शिफ्ट करना है, पहले ही पॉइंट्स लगा देना, और पैरेलल वापस आउटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हम अपनी रियल इनकम को वापस ला सकें। डी एफ इसको नाम दे दिया। अब जी इंडिफरेंस कर्व जब लगाया, ऑटोमेटिकली आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिल गया, आई सी जीरो, ये इक्विलिब्रियम ओरिजिनल था। असल बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का जो इक्विलिब्रियम है वो ओरिजिनल होता है, जो शेडो वाले के साथ है वो सब्स्टिट्यूशन वाला होता है। यही बनाना सीख जाए, सब ठीक हो जाता है इसमें।
एक्स एस तक हमारा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब इंफीरियर गुड की थ्योरी क्या कह रही है? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, तो हम वापस इधर जाएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होगा तो बीच में इंडिफरेंस कर्व 1 लग जाएगा, इक्विलिब्रियम 1 हो जाएगा। इसको एक्स वाई का नाम दे दें। अब साफ साफ बताएं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्स जीरो से एक्स एस था, ये इनकम इफेक्ट था, और इतना सारा नेगेटिव हमारा प्राइस इफेक्ट। किसी बच्चे को इस इफेक्ट्स में कोई मसला हो रहा हो? Alrighty, let's quickly now extrapolate and make the demand curve. कहाँ कहाँ से निकालना है बताइए मुझे, कौन कौन से इक्विलिब्रियम से? E0 एंड E1। E0 को हमने पकड़ा, प्राइस नीचे थी, हमने A पॉइंट दे दिया। E1 को पकड़ा, प्राइस बढ़ गई थी यहाँ B पॉइंट पे। ऑटोमेटिकली देखो डिमांड कर्व कितना इनइलास्टिक लग रहा है। आपने उसकी स्टेटमेंट को अब इवैल्यूएट करना है कि यस, इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व इनइलास्टिक होना चाहिए बिकॉज दे हैव वन इफेक्ट पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड वन पॉजिटिव, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइस इफेक्ट छोटा होगा, इनइलास्टिक डिमांड होगा। समझ आ गया मेरे बच्चों? बी हमेशा नीचे होता है और ए पहले, जारी बात है। मैं एबीसीडी के हिसाब से कर रहा हूँ ना, कुछ टीचर्स 1 2 करते हैं, कुछ अलग तरीकों से करते हैं, तो अगर ए पहला है तो बी दूसरा होना चाहिए ताकि उसको भी कंफ्यूजन ना हो एग्जामिनर को। जी एनी क्वेश्चंस? ओके, अब हमने एफिशिएंसी वाला। जी महिरा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेटी, जब भी प्राइस बढ़ती है हम चीज को कम खरीदते हैं ना, तो हर चीज का नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट डिसाइड करता है कि ओवरऑल प्राइस इफेक्ट कैसा हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज सेम फॉर एवरी गुड। प्राइस गिरी तो सबके लिए पॉजिटिव, प्राइस बढ़ी तो सबके लिए नेगेटिव। इसमें तो सिंपली बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। जी मेरा बेटा, समझ आ गया महिरा? अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही थी ना? राइट, तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब मुझे बताएं, लेबर मार्केट का क्वेश्चन इसका थोड़ा सा लंबा है, उसको हम अगर कल करें तो बेहतर रहेगा। लेट्स लुक एट द मैक्रो क्वेश्चन, जिसका मुझे मेन फिक्र है। माइक्रो आप लोगों की काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है। अब तसल्ली से आप लोग 3 क्वेश्चन मैक्रो के दिए हुए हैं, 5 6 एंड 7। तसल्ली से इन तीनों क्वेश्चंस को देखें और मुझे बताएं कौन सा क्वेश्चन हम करें आज की रात। अच्छा, अभी देख लेते हैं, सब बच्चों को देखने दो। देखते जाएं, मुझे बता दीजिएगा वंस यूर ऑल क्लियर। जी, मेजॉरिटी 7 कह रहे हैं। 7 ठीक है। हाँ, कौन सा इजी है? सारे इजी हैं तकरीबन, ठीक है। 6 तो बेसिकली थोड़ा सा अब एएस सिलेबस में चला गया है, लेकिन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो शायद इस तरह का क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। 5 आसान क्वेश्चन है डेवलपमेंट के अंदर में से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से, तो इसमें भी इतना कोई खास। 6 कर दें। वी गोना डू ऑल ऑफ देम चमन। आज का सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे पास जो बाकी 20 मिनट बाकी हैं, 25 मिनट, उसमें कौन सा करवाऊँ? तो जैसे आप 7 ही कर लें, सब ये 7 के ऊपर ही हैं। ओके ओके ओके, लेट्स गो वेरी स्लोली। पहले इसका स्केच बनाते हैं माइंड में, फिर जाके उस जो वर्ड डॉक्यूमेंट निकाला हुआ है उसको पहले मार्क स्कीम देख के वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके इसको चेक करते हैं। कंसिडर विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर फ्लो डायग्राम the potential impact of a fall in the rate of interest on the level of output and level of employment। सिर्फ 12 मार्क का एक क्वेश्चन था। कंसिडर का वर्ड जरा कीमती है, यहाँ पे हमने दोनों एंगल्स देखने। सर्कुलर फ्लो डायग्राम से यहाँ क्या मुराद है? विड्रॉल्स एंड इंजेक्शन मॉडल के ग्राफ्स, ठीक है। एक तो वो बेसिक सर्कुलर फ्लो वाला करवाता हूँ ना आपको,
कि कंज्यूमर से गया पैसा फर्म्स के पास, फर्म से वापस वेजेस आई, वो एक अलग चीज है। सर्कुलर फ्लो डायग्राम विड्रॉल्स एंड इंजेक्शन मॉडल के डायग्राम को बोलते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है, हम चारों अपने जो एग्रीगेट डिमांड के हिस्से गवर्नमेंट स्पेंडिंग को छोड़ के तीनों पे इफेक्ट जरा पहले जुबानी एक बार डिस्कस कर लें। इंटरेस्ट रेट जब फॉल होता है, ठीक है, मुझे बताएं कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आता है, आराम से तसल्ली से एक बच्चा। ये चीज, यस, कितनी ज्यादा होती है विल डिपेंड अपॉन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया जी कि फॉल इन इंटरेस्ट रेट इज पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच इज द डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी बाय monetarist economists. As a result, consumption is likely to increase because of a fall in cost of borrowing and return on saving. Consumers will be less inclined to save, they'll be more interested in borrowing and buying big ticket items, luxuries like houses, cars, electronics, etc. As a result, there will be a injection in the circular flow of income through consumption. समझ आ गया मेरे बेटा? कोई कंफ्यूजन यहां पे? अब जी मुझे बताएं दूसरा इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट। कोई बच्चा क्रेसेंट से, मुनीब के अलावा, सॉरी मुनीब आप अच्छा बोल रहे हो इसलिए मैं आपको जरा खामोश करवा रहा हूं, कोई बच्चा क्रेसेंट से, मोहम्मद अली आप कर दो, कैसे इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट आएगा इंटरेस्ट रेट कम होने से? ओके, थोड़ा सा मैं आपसे एडवांस वाला यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था मोहम्मद, आपने बेसिक वाला कर दिया विच इज गुड, एक्यूरेट। क्या हम एक कोई थ्योरी नहीं पढ़ते इंटरेस्ट रेट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से? नो 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 नो, एमईसी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल थ्योरी। इंटरेस्ट रेट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो खर्चा आ रहा है कैपिटल खरीदने पे, एंड उसका जो रिटर्न है वो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से एमईसी से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल आ रहा है, ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट, तो फर्म्स विल इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। अब उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, सॉरी इंजेक्शन कर्व राइट पे शिफ्ट, अपवर्ड शिफ्ट होगा, और उसके रिजल्ट में मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आ सकता है। अब थोड़ा सा इन दोनों की बात करते हैं, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे। दोनों केसेस में आउटपुट क्या होगी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से? बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द इंजेक्शन एंड एमपीसी इन द इकोनॉमी, ठीक है। जितनी एमपीसी ज्यादा उतना मल्टीप्लायर इफेक्ट। उसके बाद जी उसके रिजल्ट में फर्म्स एक्सपैंड कर रही हैं, आउटपुट ज्यादा बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। समझ आ गया? अब जाते हैं एक्स माइनस एम वाले कंपोनेंट पे। इंटरेस्ट रेट कम होने से हमारी करेंसी पे क्या असर आता है, उससे एक्स माइनस एम पे क्या असर आता है? हॉट मनी बाहर चली जाती है, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, एक्सपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिमांड प्राइस इलास्टिक थी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इंपोर्ट्स महंगी, उनकी डिमांड गिरेगी। अगर डिमांड प्राइस इलास्टिक थी तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होगा। एज अ रिजल्ट एक्स माइनस एम में इंजेक्शन आएगा, अगेन विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल में एक और इंजेक्शन आया। इन तीन इंजेक्शन की वजह से आउटपुट एम्प्लॉयमेंट हमारी जनरेट हुई, लेकिन कंसिडर लिमिटेशंस को लेके आए, क्यों आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी? इंटरेस्ट रेट्स में क्या मसला है? डिमांड इंटरेस्ट इन इलास्टिक हो सकती है, कंज्यूमर का फ्यूचर कॉन्फिडेंस फर्म्स का और कंज्यूमर्स का लो हो सकता है, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन ना बढ़ाएं, ठीक है। इसी तरह आपका जो है इंटरेस्ट,
मार्शल एंड कंडीशन को बिल्कुल कर सकते हैं। शॉर्ट रन में हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन। लॉन्ग रन में जाके वो सरप्लस आएगा और इंजेक्शन आएगा। इसी तरह इंटरेस्ट रेट कितना कम हुआ था, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर माइनर डिफरेंस था तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। टाइम लैग्स हैं जी, 12 से 16 महीने लगते हैं बिफोर इंटरेस्ट रेट्स बिकम इफेक्टिव। कोई क्वेश्चन में मसला, अब मैं सिर्फ वो ग्राफ बनाऊंगा आपके लिए और उसको हम विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल के ग्राफ को बना के अपना काम यहाँ खत्म करेंगे इस क्वेश्चन के हवाले से। सिंपली मेरा बेटा इट्स हाँ जी, हाँ जी। इसकी मार्क्स स्कीम में पूरा स्केच लिखा हुआ है, इसलिए आई एम नॉट दैट वरीड। ठीक है, तो ये देखिए जी, विड्रॉल्स इंजेक्शंस आपने लेबल किया इधर। वाई डी यानी डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल इनकम। हमेशा विड्रॉल्स को जीरो से नीचे स्टार्ट करते हैं। ओपन इकोनॉमी का मॉडल ले रहा हूँ। ओ सॉरी, विड्रॉल्स इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स। इंजेक्शंस को स्ट्रेट रखिएगा। जे इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स। अब जी ये इक्विलिब्रियम बना था इकोनॉमी में, वाई जीरो, और इंजेक्शन आने की वजह से हम J1 पे गए। क्यों? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई थी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कोई नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुई थी, मैंने 1 कर दिया उनको। इक्विलिब्रियम यहाँ आया, ऑटोमेटिकली आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। किसी बच्चे को इस ग्राफ्स में, लेबल में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन? I guess not. Let's quickly refer to the mark scheme to give us a more clearer idea. Remember, mark scheme में अगर वो बात आपने नहीं लिखी लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी में करेक्ट है तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब ये थोड़ा सा इसको मैं ध्यान से करना पड़ेगा, एक पूरा स्किप कर जाती है, वर्ड का डॉक्यूमेंट है इसलिए शायद नज़र नहीं आएगा। ये नहीं, नंबर हम कौन सा 5 कर रहे थे? ये 7 7 7 कर 7 कर रहे थे। ये देखिए जी, है बी पार्ट आ गया, ए कर रहे थे। इसका ये वर्ड डॉक्यूमेंट को ना मूव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये कैंडिडेट शुड प्रोवाइड एन एक्यूरेट क्लियरली लेबल्ड 3 सेक्टर्स सर्कुलर फ्लो डायग्राम। इंजेक्शंस एंड विड्रॉल्स शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। पता नहीं 3 सेक्टर क्यों कह रहा है इसमें, ऊपर तो कुछ ऐसा लिखा नहीं कि 3 सेक्टर होना चाहिए। ये सीआई की हमेशा मुझे आज तक समझ नहीं आई बातें। अच्छा, 3 सेक्टर, आई प्लस जे प्लस एक्स, एस प्लस टी प्लस एम। ठीक है, ठीक है, ऑल 4 सेक्टर का कंजम्पशन को क्योंकि हम सेपरेट इंजेक्शन नहीं मानते इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा। So sorry, सही लिखा हुआ है 3 sector. The existing equilibrium level of income, output and employment should be identified and explained. Also, the links between expenditure, output and employment should be explained. Full employment level of income, um, expenditure and output should be labeled on the diagram. Analysis should then examine the potential impact of fall in rate of interest on withdrawals. For example, अच्छा उस साइड से आ रहा है ये, on withdrawals, सेविंग एंड इंपोर्ट्स और इंजेक्शंस। या तो हम इंजेक्शंस वाला हमने अप्रोच ली, बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल इंपैक्ट शुड बी डिस्कस्ड मल्टीप्लायर के केस के थ्रू। फॉर एग्जांपल फॉल इन इंटरेस्ट रेट इज लाइकली टू रिड्यूस द लेवल ऑफ सेविंग, इंक्रीज द लेवल ऑफ कस्टमर स्पेंडिंग, दिस विल प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओहो यार, आई थिंक दैट वाज इट। नेवरदलेस अब नहीं, कहाँ पे गया 5, थोड़ा सा इसको करो, ये बहुत आगे चला जाता है। यस, अब जी, however the overall impact will be affected by any subsequent changes in multiplier effect. If MPS is low तो उतना multiplier नहीं आएगा। Impact of investment will also depend on factors such as interest elasticity of investment and or current level of confidence of potential investors. Reference might be made to importance of locating the current state of economy before the fall in rate of interest, यानी full employment से हम कितने दूर थे। If there's a lot of existing spare capacity, the impact of fall in interest rate on output and employment is likely to be significant. समझ आ गया मेरा बेटा? किसी को? जी मेरा बेटा। If there's a lot of existing spare capacity, बेटे जितना हम अपने पीपीसी से पीछे हैं, जितना फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पीछे हैं, उतना ज़्यादा
ग्रोथ आएगी। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहले ही थे तो सिर्फ महंगाई आएगी, इंजेक्शन की वजह से ग्रोथ नहीं आएगी, ये वो कह रहे हैं। जी बच्चों, एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन? जो चीज़ें मैंने दो नोट की हैं मेरे आंसर में और इनके आंसर में फ़र्क, एक ये कि उसने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी मांगा है, तो हमें, एक सेकंड जी, यस, हमें इसमें इसको वाई एफ कर देते हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था और उसको ऊपर तक ले जाते हैं, और जब इंजेक्शन आया तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ गए, इकोनॉमी मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके उधर आ गई। सिर्फ ये फर्क था। समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? सेकंड क्वेश्चन हो सकेगा? जी कोई क्वेश्चन पूछा था बच्चा, पूछ लो। श्योर। गॉट इट रास, मैंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला कर्व बना दिया है, अब ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कम होने से एक्सचेंज रेट आपका क्या होता है हैदर? उससे एक्सपोर्ट्स की डिमांड पे क्या असर पड़ता है, इंपोर्ट्स की डिमांड पे, और अगर इलास्टिक हो तो हमारे एक्स माइनस एम में सरप्लस आता है। ठीक हो गया जी? एनी क्वेश्चंस हियर? ये थ्योरी आप बहुत बार करोगे इसलिए ये जम जाता है माइंड में आफ्टर पास पेपर सेशंस इंशाल्लाह। राइट जी, आई रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन, ये कौन साहब हैं जो आना चाह रहे हैं इस टाइम पे? चले, अच्छी बात है, नहीं आ रहे। राइट जी, बी पार्ट वी शुड क्विकली जस्ट डिस्कस इट, discuss whether there is likely to be a conflict when a government attempts to fix exchange rates while at the same time introducing policies to decrease the level of inflation. This is a good question. सबसे पहले की टर्म्स पकड़ते हैं जी। फिक्स्ड रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट को हमने अच्छी तरह बताना है, और इन्फ्लेशन को डिफाइन करना है। एवरीबडी नोज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डेफिनेशन, या थोड़ा सा बता दूं? यस, very good. A fixed exchange rate is when government manages the exchange rate at a current level of rate which may be over or below market exchange rate. ठीक है, इसको ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड कहते हैं। ठीक है जी। In order to keep the fixed exchange rate at its current level, government uses two broad-based policies and some smaller reference policies. क्या तरीके हैं जी? इंटरेस्ट रेट को आप क्या करेंगे टू मेक योर करेंसी रीवैल्यूड, ऊपर लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, पूरा हॉट मनी का स्केच लाओ, मुल्क में आएगी, डिमांड बढ़ेगी करेंसी की, अपने लोग अपने बैंक्स में रखेंगे, बाहर नहीं ले जाएंगे, सप्लाई गिरेगी करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और हमारा कर्व ऊपर शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व फॉर आर करेंसी। बना के दिखा दूं एएस वाला जो हमने दोबारा पढ़ा है? नो? एनीबडी वांट्स टू सी इट? ओके ओके श्योर जी। क्या चीज? नहीं, उसने मांगा नहीं हुआ, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन A2 है बेटे, ग्राफ्स के बगैर बहुत अच्छा स्कोर आने का चांस जरा कम होता है। तो बहुत सिंपल ग्राफ है, तो इसमें डरे बगैर आप बना दें। आप क्या करें जी, सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट रखें, एक्सचेंज रेट का ग्राफ है, प्राइस ऑफ लेट्स से डॉलर इन पाउंड्स, इधर क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स, सिंपली सप्लाई एंड डिमांड लगाएं डॉलर की, और आप बोलें जी कि ये एक्सचेंज रेट था ER, जिसको गवर्नमेंट को पसंद आया, उन्होंने इसको ऑफिशियल एक्सचेंज रेट बना दिया, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट बना दिया। ठीक है। अब अगर देखो, हमने जिस वक्त भी करना है, पहले तो सप्लाई एंड डिमांड के थ्रू ही हुआ था ना मेरे बेटा, बाद में डिमांड सप्लाई जो भी करें गवर्नमेंट उसको नहीं चेंज होने देगी। समझ रहे हैं? राइट। तो लेट्स से for some reason supply of our currency increased due to let's say more imports, आपको बाहर वालों की गुड्स अच्छी लग रही थी, आपने ज़्यादा इंपोर्ट्स की,
तो एक्सचेंज रेट नीचे आने का चांस था। गवर्नमेंट को कितना खरीदना पड़ेगा? जितना सरप्लस है, जहां पे वो, यहाँ पे बकायदा सोच समझ के लगाइएगा, हम अपनी करेंसी खरीदेंगे या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ताकि डिमांड कर्व करेंसी का राइट पे शिफ्ट हो और वापस हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे आ जाए। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? दिस इज एक्स्ट्रा। बनाएं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते मार्क्स मिल सकते हैं। ये आसान बहुत है, मैंने कहा बना दीजिएगा। वैसे सबको समझ आ रहा है ये ग्राफ? सिंपल डिमांड सप्लाई। ओके। अब जी हमने ये किया, हमने इसके लिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? आ रहा है? रियली? कैसे? उससे तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कम, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कम। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। When interest rate is raised to fix exchange rate at a higher level, there is no conflict with inflation because this will not only make cost of borrowing higher and अब वो तुम जबरदस्ती कर रहे हो, डोंट डू दैट। ठीक है, ऐसे नहीं करो। स्टिक टू द इकोनॉमिक थ्योरी। यस देयर इज अ पॉसिबल लिमिटेशन, उसकी बात भी कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, हॉट मनी आने से हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी। अप्रिशिएटेड करेंसी मींस इंपोर्टेड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स चीपर, कॉस्ट प्रोडक्शन कम, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते होने से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम, एक्सपोर्ट्स महंगी और इंपोर्ट सस्ती होने से एक्स माइनस एम गिरा और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम। ठीक है। हाउएवर, ठीक है, अब यहाँ पे हाउएवर की बात क्यों हम कर रहे हैं? वक्ती तौर पे साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं शॉर्ट रन में, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स महंगी होने के बावजूद लोग खरीदते रहेंगे, एक्स में इंजेक्शन आएगा। इंपोर्ट सस्ती होने के बावजूद हम स्विच नहीं कर पाएंगे उनकी तरफ, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होगा। वक्ती तौर पे करंट अकाउंट के डेफिसिट के बढ़ने की, हाँ, वक्ती तौर पे जो है करंट अकाउंट सरप्लस जाने की वजह से हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन आ सकती है। ठीक हो गया? शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं आएगी। अलबत्ता जब गवर्नमेंट करेंसी को नीचे लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करती है, उससे डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों इन्फ्लेशन आ जाती है। कुछ समझ आ रहा है मेरा बेटा? ये ड्रिफ्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बता दूं। कौन सी वाली? मैंने काफी सारी चीजें बोली हैं, कहां पे मसला है? पहले वाला समझ आ गया था? ओके। अब मैंने बात की, अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी को फिक्स कर रही है ओवर द मार्केट रेट, ऊपर कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए, और बिलो द मार्केट रेट सॉरी, तो उसको हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम करने से हमारी करेंसी डेप्रीशिएट होगी। डेप्रीशिएटेड करेंसी की वजह से एक्सपोर्ट्स सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन का लेवल गिरेगा, लेकिन लॉन्ग रन में शदीद इन्फ्लेशन आएगी जब मार्शल लर्नर कंडीशन मीट हो जाएगी और जेकब इफेक्ट आ जाएगा। अब समझ आ गया मेरे बच्चों? वैल्यूएटिव कमेंट कंक्लूजन क्या देंगे? देयर इज लाइकली टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बट between time periods. ठीक है? When government tries to revalue the currency, there is no problem with inflation in short run, but in long run there is. And when government tries to devalue the currency, in short run inflation occurs, in long run it does not. समझ आ गई बात? ये आपका कंक्लूजन आ गया। थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूज हो गए। अगर कहते हो तो इसका पूरा आंसर बना के मैं आपको भेज देता हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ, इसका मेरे ख्याल में ये पहले वाला अगर टोटल क्लियर था तो ठीक है, वरना ये पूरा 7 क्वेश्चन ही मैं आपको कल एक मॉडल आंसर स्केच करके भेज देता हूँ। ओके बच्चों, सुबह भेज देता हूँ इंशाल्लाह आपको, क्योंकि अभी आधा पौना घंटा लग जाएगा इसको करने में, तो अभी हम गोना स्लीप। तो सबको क्लियर हो गया तो मैं क्लास बंद कर दूँ, बता दें? ओके ग्रेट। उप्स उप्स उप्स, ये मैंने क्या कर दिया? थोड़ा सा सेंसिटिव हुआ है मेरा, चलिए।